Hello friends, I am Digvijay Singh Pariyar from Digvijay IAS Academy. आज हम न्यू कंज्यूमर लॉ 2019 और इसके लाभ कंज्यूमर के लिए उसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। Why it was enacted? अभी हाल ही में इसे क्यों लाया गया है या इसे क्यों बनाया गया है? 1986 का उपभोक्ता अधिनियम एक प्रकार से इनसफिशिएंट था, जो कि नई चुनौतियों को हल कर पाने में असमर्थ था। इसके कारण ही कहीं ना कहीं उपभोक्ता अधिनियम में संशोधन किया गया। अब महत्वपूर्ण प्रश्न ये था कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों या किस लिए इसको लेकर आया गया है। सबसे महत्वपूर्ण इसका उद्देश्य यह है कि उपभोक्ता को एक प्रकार से सशक्त करना, एम्पावर द कंज्यूमर। क्योंकि वर्तमान में जो भी चैलेंजेस या चुनौतियां उपभोक्ता के सामने प्रस्तुत हो रही हैं, उत्पादकों को लेकर, उत्पाद को लेकर और ई कॉमर्स को लेकर, उसके लिए कहीं ना कहीं इसमें संशोधन बहुत आवश्यक हो गया था। सेकंड, वर्तमान में व्यापार की जो प्रकृति परिवर्तित हो रही है, उसके अनुरूप उपभोक्ता अधिनियम को परिवर्तित करना या संशोधित करना बहुत ही आवश्यक हो गया था, जैसे कि ई कॉमर्स डेट। अब इसके फीचर्स क्या हैं, इसकी विशेषताएं, मेन विशेषताएं या मुख्य विशेषताएं क्या हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत महत्वपूर्ण है इस अधिनियम, संशोधित अधिनियम को लेकर। पहली इसकी विशेषता यह है, इसमें एक केंद्रीय उपभोक्ता प्राधिकरण का गठन किया गया है। दूसरा है, जो ई कॉमर्स नियम है और उनके क्या प्रभाव हैं, इसके बारे में एक नया नियम लेकर आया गया है। थर्ड है प्रोडक्ट लायबिलिटी, उत्पाद की जिम्मेदारी किसकी होगी, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। फोर्थ, इसमें एक मध्यस्थता का भी प्रावधान किया गया है, जो कि हमारे 1986 के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में एब्सेंट था या नहीं था उसमें। और कहीं ना कहीं एक प्रकार से हमारे लोकतांत्रिक देश में एक मध्यस्थता का होना भी बहुत आवश्यक माना गया है, ताकि बेवजह की जो वैधानिक प्रक्रिया होती है या एक प्रकार से इसमें टाइम कंज्यूमिंग समय का जो लॉस होता है, उसको कम किया जा सके। फिफ्थ, केस के निर्णय में या केस को फाइनल हेयरिंग तक ले जाने में जो टाइम कंज्यूमिंग होता है, उसके लिए डिसाइडेड किया गया है कि इस मंथ में कितना कितना ये टाइम लगेगा इस केस को डिसॉल्व करने में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स है। तो फर्स्ट हम लेते हैं सेंट्रल कंज्यूमर अथॉरिटी, केंद्रीय उपभोक्ता प्राधिकरण। इस अथॉरिटी का सबसे महत्वपूर्ण वर्क या कार्य यह होगा
कि उपभोक्ता के उपभोक्ता संबंधित जो भी उसके अधिकार हैं और अवैधानिक जो भी व्यापारिक गतिविधियां हैं और जो भी उसको मिसलीडिंग किया जा रहा है एडवर्टीज या विज्ञापन के द्वारा, उसके लिए कहीं ना कहीं यह अथॉरिटी एक प्रकार से निर्णय लेने में सहयोग करेगी। यह सबसे महत्वपूर्ण एक प्रोविजंस इस अथॉरिटी के माध्यम से इसमें लाया गया है। सेकंड, इसमें जो कंज्यूमर के अधिकार हैं और उसको एज ए वर्ग मानते हुए सोसाइटी का, समाज का, उसके अधिकारों को एक प्रकार से प्रमोट करेगी, उसकी सुरक्षा करेगी और उनको लागू करेगी वैधानिक तौर से। इस प्राधिकरण का सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वर्ग यही रहेगा। अब सेकंड फीचर्स में आते हैं। अब ई कॉमर्स नियम और उनके प्रभाव। इस अधिनियम के द्वारा जितनी भी प्रकार की ई कॉमर्स कंपनियां हैं उनको एक केंद्रीय अधिनियम के अंतर्गत लेकर आया जाएगा, जिसमें कि उनकी सेवाएं, उत्पाद और उत्पादों का पुनर्वितरण जैसी कई नियम विनियम इसमें लागू किए गए। अब इसके लाभ क्या होंगे? पहला लाभ यह होगा कि एक जो खरीदार है, जो उपभोक्ता है, उसके लिए कहीं ना कहीं एक ट्रांसपेरेंसी क्रिएट होगी लेन देन में। सेकंड, ई कॉमर्स जो कंपनियां हैं जो कहीं ना कहीं अपना व्यापार ई कॉमर्स के थ्रू चला रही डिजिटली, उनके लिए यह आवश्यक माना जाएगा कि अपने उत्पादों के निर्माण और उनके सेलर्स के बारे में पूरी डिटेल्स अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाएं। यह मैंडेटरी रहेगी। थर्ड बेनिफिट्स ये रहेगा कि जितनी भी ई कॉमर्स कंपनियां हैं उसके अंतर्गत कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2020 जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स है ई कॉमर्स में उनको कंट्रोल करेगा। इसमें कि जो सेलर हैं और क्या ड्यूटीज वगैरह जो लगाए जाते हैं ई कॉमर्स पे वो भी प्रॉपरली स्पेसिफाइज होगा। इसमें फोर्थ बेनिफिट ये रहेगा कि जितने भी इंफॉर्मेशन और सूचनाएं हैं कंज्यूमर को लेकर उसको देना आवश्यक बनाया गया है। साथ ही एक ऐसा मैकेनिज्म या तंत्र ई कॉमर्स कंपनियों को विकसित करना होगा ताकि कंज्यूमर की जो भी समस्याएं हैं उसको सुना जा सके या उनका हल निकाला जा सके। फिफ्थ, इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट
बात यह कही गई है कि जो भी सेलर्स हैं उनको अपने उत्पाद से संबंधित और सेवाओं से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी रिव्यू या फेक रिव्यू या गलत रिव्यू, कस्टमर रिव्यू अपने उत्पाद की जो गुणवत्ता है और उनके जो फीचर्स हैं उससे संबंधित कोई भी फेक न्यूज़ आप पब्लिश नहीं करेंगे। इसमें एक मैंडेटरी ये रखा गया है ई कॉमर्स कंपनी के ऊपर कि वो अपने उपभोक्ताओं को ऑनलाइन पेमेंट्स के सुरक्षा के लिए उनको शिक्षित करेंगी ताकि किसी भी प्रकार के फ्रॉड से बचा जा सके। इसमें एक प्रकार से जो टोटल या कुल लागत, मूल्य लागत होती है, उसमें उसके बारे में पूरी जानकारी आप कंज्यूमर को देंगे, इंक्लूडिंग द टैक्सेस, जिसमें कि टिकट नंबर जो कि कंप्लेंट्स के लिए प्रोवाइड किया जाता है कंज्यूमर को, वो भी डिटेल्स में आप देंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है। इसमें एक अच्छा फीचर यह भी जोड़ा गया है कि किसी भी पेनल्टीज और ऑफेंस जो कि कंज्यूमर अथॉरिटी और कंज्यूमर कोर्ट डिसाइड करेंगे, उसके बारे में भी आप प्रॉपरली डिसाइड इसको डिक्लेयर करेंगे। इसमें जो भी कंप्लेंट कंज्यूमर के थ्रू आएगी उसको आप 48 घंटे में उनकी समस्याओं को आप देखेंगे और उसका हल उनको बताएंगे। इसमें एक नया फीचर यह भी जोड़ा गया है कि अगर जितनी भी ई कॉमर्स कंपनियां हैं वो अगर कंज्यूमर द्वारा कोई भी उत्पाद की खरीदी को कंफर्म कर देती हैं और अगर कंज्यूमर या उपभोक्ता उसको कैंसिल करता है तो वह किसी भी प्रकार की कर या उपकर लेवी कंज्यूमर से नहीं लेंगी। अगर इस तरह की प्रक्रिया होती है तो कहीं ना कहीं ई कॉमर्स कंपनियां उस प्रकार के चार्जेस खुद भी बेयर करेंगी और कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से इसके लिए आप जिम्मेदारी लेंगे। अब इसका नेक्स्ट फीचर जो है प्रोडक्ट लायबिलिटी, उत्पाद की जिम्मेदारी। इस अधिनियम में एक महत्वपूर्ण चीज यह कही गई है कि अभी तक ऐसा कोई भी अधिनियम नहीं था जो कि प्रोडक्ट लायबिलिटी प्रावधान को उसमें शामिल करता था और एक स्पेसिफिक लॉ हमारे यहां कंज्यूमर को लेके मौजूद था। उदाहरण के लिए फूड सेफ्टी लॉज, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो कहीं ना कहीं एक लायबिलिटी लाकर इस अधिनियम ने इस कमी को भी पूरा किया है।
इस प्रावधान के अंतर्गत अगर किसी भी उत्पाद के माध्यम से कुछ नुकसान पहुंचता है कंज्यूमर को फिजिकली, मेंटली, तो इसकी लायबिलिटी या जिम्मेदारी एक उत्पाद निर्माणकर्ता, सर्विस सेवा प्रदाता और कहीं ना कहीं सेलर्स, इन तीनों की जिम्मेदारी इसमें इंक्लूडेड की गई है इस प्रावधान में। यह सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रावधान इस अधिनियम में जोड़ा गया है, जो कि 1986 के कंज्यूमर अधिनियम में अनुपस्थित था। इसमें एक अच्छी बात यह भी कही गई है कि अगर कंज्यूमर किसी भी प्रकार से क्लेम करता है उत्पाद के नुकसान को लेकर, तो कहीं ना कहीं इसमें जो भी ई कॉमर्स कंपनियां हैं या अदर सेलर्स हैं, उनके जो फ्रिवलेस क्लेम्स हैं, तुच्छ दावों को इसमें अवॉइड किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इसका उदाहरण है, अगर मैन्युफैक्चरर जो निर्माण करता है वो कहीं ना कहीं इसको अवॉइड करता है कि उसके मैन्युफैक्चरिंग के कारण ये सब चीजें हुई हैं, तो इसको अप्लाई नहीं किया जाएगा, जो कहीं ना कहीं वारंटी पीरियड में भी है। इसमें जो प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर है और प्रोडक्ट सेलर है, और उसको भी कहीं ना कहीं एक लाइबल बनाया गया है, जिम्मेदार बनाया गया है प्रोडक्ट के डिफेक्ट को लेकर, जो कहीं ना कहीं कंज्यूमर को फिजिकली और मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाता है। अब नेक्स्ट इसका मेन इंपॉर्टेंट जो मुख्य प्रावधान है वो यह है कि इसमें एक मध्यस्थता का भी प्रावधान जोड़ा गया है। पहला इसमें इस अधिनियम के माध्यम से एक मेडिएटर्स को लाया गया है, मध्यस्थता का प्रावधान किया गया है, जो कि डिस्प्यूट्स या जो भी एक झगड़े हैं या प्रावधान है सेलर्स और कंज्यूमर्स को लेके, उसमें एक मेडिएशंस या मीडिएटर्स की भूमिका निभाएगा। इसका बेनिफिट्स क्या मिलेंगे हमें, इसका लाभ क्या रहेगा कंज्यूमर्स के लिए या होल दिस प्रोविजन के लिए। इसके माध्यम से मध्यस्थता की प्रोसेस से हम डिस्प्यूट रिजोल्यूशंस, उस समस्या के हल को और आसान और त्वरित बना देंगे, ताकि कंज्यूमर को भी और जो सेलर्स हैं या प्रोडक्ट निर्माता है उनको भी एक लॉन्ग प्रोसेस से बचा जा सके। सेकंड बेनिफिट, इसके लाभ, इसके माध्यम से कहीं ना कहीं एक प्रकार से कंज्यूमर के जो अधिकार हैं डिस्प्यूट्स को लेके, वो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोड्यूस किए जा सकेंगे। थर्ड, अगर इस प्रावधान को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रक्रियागत रूप से पालन किया गया, तो कहीं ना कहीं जो कंज्यूमर कोर्ट्स हैं
उनके समक्ष जो भी केसेस हैं, बर्डन ऑफ पेंडिंग केसेस, वो कम होंगे। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर थर्ड बेनिफिट्स कंज्यूमर के लिए होगा कि अगर मध्यस्थता में वो चीजें या वो समस्या हल नहीं हो पाती हैं, तो इसमें जो कंप्लेंट करता है वो कहीं ना कहीं इस प्रोसीड्स को फर्दर आगे बढ़ा सकता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रावधान या फीचर्स इस अधिनियम का यह है कि एक टाइमलाइन डिसाइड कर दिया गया है। इसमें एक समय का निर्धारण कर गया है ताकि केस को डिस्पोजल किया जा सके। इसके बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, लाभ क्या रहेगा? इसके माध्यम से एक प्रयास किया गया है कि विद इन 3 मंथ्स जो कि कंज्यूमर द्वारा कंप्लेंट किया जाता है, उस समय से इस प्रकार के कंज्यूमर की कंप्लेंट्स को सॉल्व करने का इसमें प्रावधान किया गया विद इन 3 मंथ्स में। अगर किसी प्रकार की विश्लेषण और टेस्टिंग ऑफ कमोडिटीज या वस्तु की किसी प्रकार की कोई भी टेस्टिंग ना होगी, तब इसमें ये 3 मंथ्स में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें 5 महीने अधिकतम लिया जा सकता है अगर वो उत्पाद के जो नुकसान हुआ है या जिससे हार्म हुआ है उसके बारे में प्रॉपरली पूरा विश्लेषण करने के लिए अधिकतम 5 महीने लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट, अगर अपील स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन के सामने फाइल की जाती है, तो इसमें यह प्रयास होगा कि अपील फाइल करने के समय से 90 दिनों के अंदर तक कंज्यूमर की शिकायतों को हल कर दिया जाए। यह सबसे महत्वपूर्ण एक बड़ा प्रावधान है इसमें।